Hi friends, welcome to yet another episode of Surkhap Talks. Surkhap Talks is a platform where we encourage people to talk out their concerns, to sort out their concerns. And why we do that? आज के एरा में क्या हो रहा है, हम बहुत जजमेंटल हो रहे हैं। हम बहुत सारे इश्यूज़ को अपने ही माइंड में रखते हैं, अपने ही तरीके से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर हम फंस जाते हैं, क्योंकि अपना ओपिनियन कितना भी बेटर लगे, कहीं ना कहीं हम अपने आप को जज करने लगेंगे, सेल्फ डाउट में आने लगेंगे। तो ऐसे टाइम में एक वेल विशर से बात करना, किसी प्रोफेशनल हेल्प को लेना, ये एक अच्छा ही बात है कि आप बात करें। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो पर्सपेक्टिव इतना नया होता है और बहुत सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, तो आप उस फेज से बाहर निकल सकते हैं। तो सुरखाप टॉक्स में हम ऐसे एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में, चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, और बहुत सारे रोज़मर्रा के जो चैलेंजेस होते हैं उसको उन्होंने नेविगेट किया होता है बहुत सक्सेसफुली, और फिर उन्होंने अपना एक मकाम हासिल कर लिया होता है। तो ऐसे लोग हमें बहुत सारे टिप्स एंड टूल्स दे सकते हैं जो कि हमें लाइफ को मैनेज करना इजी बना देता है हमारे लिए। तो जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है लिमिटेशंस, वीकनेसेस, जिसको हम समझते हैं, हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि ये हमारी लिमिटेशन है, ये हमारी वीकनेस है। फिर हम क्या करते हैं, हम उसी में जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऊपर वाला तो हमसे ज़्यादा समझदार ही है, तो वो जो भी उन्होंने दिया है वो लिमिटेशन नहीं हो सकती, वो वीकनेस नहीं हो सकती, वो किसी रीज़न की वजह से है। तो हम उसको कैसे पहचानें और उसको कैसे अपना स्ट्रेंथ बनाएं। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने ये काम 40 साल पहले कर दिया। उनका नाम है मोहम्मद मिसबाह फारूकी, जिनको हम जानते हैं लिलीपुट सर के नाम से। इन्होंने बहुत सारे कॉमिक रोल्स किए, इन्होंने चमत्कार मूवी लिखी, और इन्होंने लेटेस्ट जो OTT पे डॉन बनकर आए उसमें बहुत लोगों का मन मोहा। वो बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार है। आपको पता है वो मोर देन 40 इयर्स पहले बिहार से आए, उस वक्त जब कुछ नहीं होता था, नो इंटरनेट कनेक्शन, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टा, उस वक्त वो आए। तो हम उनसे समझेंगे कि सर आपने with your weaknesses, limitations और whatever the society thought, आप उसको कैसे क्रॉस किए और इतना बढ़िया ज़िंदगी आप कैसे जिए। सर थैंक यू वेरी मच कि आप सुरखाप टॉक्स पे आए, और आप सुरखाप टॉक्स के पर लगा दीजिए। धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे। और सबसे अच्छी बात यह है कि चाय बहुत अच्छी थी। चाय बहुत अच्छी पिलाई आपने। अब अच्छी चाय पीने के बाद आदमी अच्छी अच्छी बातें करता है। आप हमेशा करते हैं। तो शुक्रिया, बोलिए। तो सर मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि आज के एरा में तो इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स है, यूट्यूब है और बहुत कुछ होता है, उसके बाद भी लोगों की मोटिवेशन कम होती है। आप उस टाइम के हैं जब ये सब कुछ नहीं होता था, तो वो क्या थॉट था कि आपने समझा कि मैं मुंबई की तरफ निकलता हूँ और वहाँ मैं एक नाम कमाता हूँ, जब इतनी ट्रेन्स भी नहीं होती थी, इतना ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होता था। तो वो एक टाइम को आप एक्सप्लेन करिए कि वो क्या थॉट था, क्योंकि आपकी जर्नी तो वहीं से शुरू हुई जो हमें आज के लोगों में जगानी है, जहाँ पर वो लोग अटक जाते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये हमारी वीकनेस है। तो आपकी वो जर्नी क्या थी सर? बिंदु, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ गॉड में। मेरा ये मानना है कि डेस्टिनी इज रिटन बिफोर आदमी के पैदा होने के, और जो लिखा हुआ होता है डेस्टिनी में, इंसान वही करता है। तो मेरी डेस्टिनी में फिल्म ही इंडस्ट्री लिखी थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। और मज़े की बात ये बताऊँ कि पढ़ाई लिखाई में मेरा दिल लगता नहीं था। माँ बाप की मर्ज़ी के लिए, उनकी खुशी के लिए बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। मैंने भी पढ़ा, और मैं बहुत फ़ख्र के साथ ये कहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा जाहिल हूँ। मतलब मैं ग्रेजुएट हूँ साइंस में,
लेकिन अगर आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिएगा तो मैं पतली पकड़ के निकल जाऊंगा और चुपचाप आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे बहुत लोग हैं सर। नहीं, बहुत लोग हैं, लेकिन मैं चूँकि बिल्कुल ही पढ़ाई में गोल था, और फिर उस वक्त मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि सोशली आई वॉज अ रिजेक्टेड माल। ईश्वर ने हमको ऐसा बना दिया, इतना छोटा सा अजीब सा, तो सोसाइटी जो है वो आपको बता देती है कि आप क्या हैं। तो सोसाइटी ने हमको बता दिया था कि आप हंसी के पात्र हैं, मजाक के पात्र हैं, और आपके साथ यही सलूक होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन ईश्वर जो है बुद्धि भी दे के चलाता है। कोई चीज़ छीनता है, कोई चीज़ नहीं देता है, तो फिर पछताता है कि अरे यार उसको हाइट नहीं दी, लीली चला गया, और वो लेट, उसको क्या जल्दी थी, हम अकल देना चाह रहे थे, उसको हाइट देना चाह रहे थे, वो चला गया जल्दी से, तो एक काम करो इसको बुद्धि दे दो। तो वो बुद्धि थोड़ी सी दे दी, जो पढ़ने वाली बुद्धि नहीं थी, मजाक मस्ती करने वाली बुद्धि थी। तो बचपन में ही हम नकल भी किया करते थे और जोक वो किया करते थे। स्कूल में जब हम गए तो हमें जो है वो एक कॉम्प्लेक्स तो था कि सब हंसते हैं, और स्कूल में कम उम्र थी हमारी उस वक्त, होंगे मैं 8-10 साल का था। तो वहाँ मैंने पहली बार एक्टिंग की। हमारे प्रिंसिपल साहब ने जो हमें स्टेज पे भेज दिया, अब स्टेज पे भेज तो दिया, उन्होंने अचानक बोले कि जाओ कुछ करके आओ। तो मैं चौंक गया, हमने कहा करेंगे क्या, कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हमें अभी भी याद है कि एक अजीब सा परिवर्तन मेरे बॉडी में आया, मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हुई। और मैं इठलाता हुआ, छोटा सा बच्चा इठलाता हुआ स्टेज पे गया और माइक को फूंक मारी और पैर से धक्का मारा कि मेरे फूंक से उड़ गया, एक छोटे से बच्चे के फूंक से माइक उड़ गया। ये उस वक्त के लिए ह्यूमर था, तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दे दिया। अब कॉमेडियन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब उसे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो वो चौड़ा हो जाता है। मैं भी चौड़ा हो गया, और वो मुझे अभी भी याद है कि वो नेकी बदी एक ड्रामा था आशिर काश्मीरी का, उसमें एक पोएम थी छोटी सी कि जिस राह पे हैं ठोकरें वो राह है इंसान अचल, जुर्मों गुनाह के बोझ से वरना गिरेगा मुंह के बल, तारीखियां हैं हर तरफ अंधा नबन नब्बी संभल, मुड़ भाग दौड़ आ इस तरफ ताकत तभी है पाँव में, आराम और राहत जिंदगी सब है खुदा की छाँव में। और ये मैं 8-10 बरस का बच्चा जो है वो मैच्योर आदमी की तरह से हाथ पैर फेंक फेंक के यहाँ वहाँ उछल उछल के पढ़ रहा था शेर, और लोग जो है पागल हो रहे थे, हंस रहे थे। अब शेर ख़त्म हो गया, मैं आने का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं तो लगा पड़ा, फिर दूसरा जोक बोलने को तैयार हो गया, फिर मैं फिर उधर गया उधर। अब पीछे से आवाज़ रही, हो गया आजा। मैं कहा को जाऊं भाई, मेरे लाफ्टर मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, मैं क्यों जाऊं। फिर प्रिंसिपल साहब ने किसी को भेजा, वो मुझे पीछे से ऐसे उठा करके स्टेज से बाहर ले गया। तो वो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी जहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैं एक्टर हूँ। फिर मैं अपना स्कूल में हीरो बन गया। मुसीबत ये थी कि पढ़ता नहीं था मैं, और जो पढ़ता था वो याद नहीं होता था। तो मैं वक्त नहीं बर्बाद करता था पढ़ने में, जब याद ही नहीं होना है तो मैं पढ़ूं क्यों, इससे अच्छा मैं खेल लूं। लेकिन हर बार मुझे जो है ना प्रमोशन दे के पास कर दिया जाता था। 1-2 सब्जेक्ट में फेल होता था, प्रमोशन दे करके आगे अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरे छोटे होने की वजह से, डिसेबल होने की वजह से सिंपैथेटिक में पास कर दिया जाता था, या मेरे कलाकार होने की वजह से मुझे पास कर दिया जाता था। वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। तो फिर वहाँ से एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ। फिर कॉलेज वॉलेज में गए, हर साल हमारा एक ग्रुप था जिसमें हम लोग हर साल सरस्वती पूजा में नाटक किया करते थे। और इत्तेफाक से होता ये था कि नाटक में सबसे हाईलाइट मैं ही होता था। अब
हाईलाइट जो होता था तो वहाँ ये बात साफ थी कि वहाँ हाइट की वजह से हाईलाइट नहीं होता था, वहाँ करेक्टर की वजह से ही हाईलाइट होता था। तो ये एक पॉजिटिव साइन था। फिर जब पढ़ाई वढ़ाई कर ली, मार्क्स इतने कम आए, किसी नौकरी के काबिल नहीं, करेंगे क्या, कर कलर की खा डबल रोटी, खुशी से फूल जा, वो भी नहीं करना था, कलर की भी नहीं करनी है, और समाज को दिखाना भी है। इन्होंने मेरी इज्जत नहीं की है, मुझे इनसे इज्जत लेनी है। इन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया है, मुझे प्यार इनसे लेना है, लेकिन वो रास्ता क्या है। तो बहुत सोच विचार के बाद बंदा इस नतीजे पे पहुंचा कि एक्टिंग लाइन में चले जाना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाना चाहिए। उस वक्त हमारे ज़माने में महमूद साहब बहुत हाईलाइट थे, जगदीप साहब थे, जॉनी वॉकर थे, वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग थे। मेरा एक दोस्त था सुबोध, मुझसे ज़्यादा शौक़ उसको था कि मेरा मिस्सू बॉम्बे जाए और महमूद साहब से मुकाबला करे और महमूद साहब को हरा देंगे। सर यहाँ मैं एक पॉज लूँगी। फ्रेंड्स, समझो, एक दोस्त ने उस वक्त पिच इन किया जब खुद का भी कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं रहा होगा, तो सर ने क्या कहा कि भाई उसको था कि उनका दोस्त कुछ अच्छा करे। यू ऑल्सो आइडेंटिफाई दोज फ्रेंड्स, देयर वुड बी मेनी। वेरी गुड। हाँ, तो लेकिन हम लोग इतने गरीब थे, हमारे फादर की सैलरी 25 रुपया थी, 3-4 भाई बहन थे हम लोग, तो हम लोग कभी फाकों में भी रहते थे, भूखमरी। अब बॉम्बे जाना, तो बॉम्बे अपने घर से लेकर के स्टेशन जाने के लिए रिक्शा का किराया नहीं होता था, मैं गया से बॉम्बे चला जाऊं, नॉट पॉसिबल। तो मेरे एक मित्र अचानक मिल गए मुझे, उन्होंने वो अर्जुन हिंगुरानी को असिस्ट कर रहे थे, तो मुझे मिले, बोले कि आप जनाब अपना लाइफ यहाँ क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आप तो इतने अच्छे कलाकार हैं, आप बॉम्बे आ जाइए, मैं अर्जुन हिंगुरानी साहब को असिस्ट कर रहा हूँ, वो 2 फिल्म बना रहे हैं, कातिलों का कातिल और खेल खिलाड़ी का, तो मैं एक सीन भी आप कर लेंगे तो आप छा जाएंगे। हौसला अफजाई हमारी हो गई। ये सुबोध को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है। सुबोध ने जेब से 150 रुपये निकाले, बोले कि जाओ टिकट कटा। अब मैं ये भी नहीं सोचा मैंने कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन महीने का खर्च कहाँ से चलेगा, दिमाग में आया ही नहीं। मैं गया और वहाँ जाके मैंने रिजर्वेशन पे अपना नाम लिलीपुट लिखवाया, लिलीपुट के नाम से टिकट लिखी। हुआ ये दोस्तों कि इंटर कॉलेज कंपटीशन था और उसमें मैंने मगध यूनिवर्सिटी में, तो उसमें मैंने एक आइटम दिया था। उस ज़माने में स्टैंड अप स्टडी, ये कॉमेडी नहीं था, ये मैं करता था, मगर तो उसमें हम फर्स्ट हो गए। तो दूसरे दिन हिंदी पेपर में आ गया कि मिर्ज़ा गालिब कॉलेज की कुमारी बाहा फारूकी, मिस बाह को उन्होंने संधि विच्छेद करके मिस का कुमारी कर दिया और बाह का बाहर रख दिया। अब वो जो मैंने पेपर में पढ़ा तो ओहो, ऐसा झटका लगा इस मर्द को कि मेरा तो जेंडर ही बदल दिया गया यार, ये तो बड़ा बुरा है, तो मेरा नाम तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मैं अगर इंडस्ट्री में जाऊंगा तो अपना नाम मिसबाउद्दीन नहीं रखूंगा, मैं लिलीपुट रखूंगा। और वहाँ से मैंने अपना लिलीपुट नाम यह किया और बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आया मैं 31 दिसंबर को 12:30 बजे दिन में मैंने दादर स्टेशन पे पैर रखा। तो हमारे दोस्त जिन्होंने बुलाया था वो रिसीव करने आए थे। उनका सबसे पहला सवाल यही था, मेरा लेटर तुम्हें मिला? नहीं मिला? हमने कहा नहीं, क्यों? कहते अरे मैंने मना किया था आने को यार। हम कहा है क्यों? कहते मेरी नौकरी छूट गई। हम कहा हल ले लो, अब क्या? हमने कहा हमारे उस ज़माने में ऐसा था कि बॉम्बे शहर फिल्म इंडस्ट्री मतलब कमाल का बड़ा आदमी बन जाना, और मैं आने से पहले ही बड़ा आदमी बन चुका था। अब मैं ये सोचूं कि अब जाऊंगा घर वापस तो कितना मजाक उड़ाया जाएगा। एक तो मैं मजाक उड़ाए जाने का आदी हूँ नहीं, कि हालांकि इतना उड़ाया गया मजाक, लेकिन मैं आदी नहीं हुआ कि तो ठीक है यार, अब इसका तो सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमने कहा चलो दोस्त में रहते हैं, और हम बॉम्बे में रुक गए। और बिंदु मैं तो तुम्हें भी बताऊं और आपको भी बताऊं कि
घर से एक पैसे की बैकिंग नहीं थी, फिर भी मैं कैसे आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, आई कांट एक्सप्लेन। यहाँ पे आता है गॉड, यहाँ पे डेस्टिनी आती है कि अगर डेस्टिनी में ये लिखा हुआ नहीं होता तो मैं या तो वापस चला गया होता या नहीं तो यहीं कुछ भीख भीख मांग रहा होता। बट ईश्वर जो है वो आपको जो एक बुद्धि दे के चलाता है, उसमें आपको मटेरियल भेजता रहता है। मैं आपको बताऊं कि मैं सड़क पे सोया, रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया, एक पैंट और एक शर्ट थी मेरे पास, मैं उसको हफ्ता भर पहनता था और रविवार को म्यूनिसिपल बाथरूम में जाता था, वहाँ उसको धोता था और नहा के उसी को भीगे हुए को पहन लेता था और फिर सड़क पे चलता था कि जो चलते चलते वो कपड़ा सूख जाता था। उसकी वजह से खुजली बहुत होती थी मुझे, खैर वो किस्सा अलग है। तो कभी खाया कभी नहीं खाया, और कैसे खाना मिल जाता था मुझे वो भी मुझे समझ में नहीं आता है कि कभी इस दोस्त ने खिला दिया, कभी उस दोस्त ने खिला दिया। मतलब गॉड वाज हेल्पिंग मी, अगर सच माना जाए तो गॉड वाज हेल्पिंग मी। और गॉड जो है वो आप में एक चीज़ देखना चाहता है, और वो देखना चाहता है आपकी सच्चाई, आपका मेहनत, आपकी लगन, और आप कितने मजबूत अपने आप को बनाते हैं। वो गॉड देखता है और वो हेल्प करता है और वो आपको वहाँ पहुँचा देता है जो उसने तय किया होता है। फ्रेंड्स, कितनी ब्यूटीफुल बात है कि किसी इंसान का मजाक उड़ाया जा रहा है और वो इंसान बोल रहा है कि मैंने उसकी आदत नहीं डाली, मैंने उसको स्वीकारा नहीं। अब कोई आपको कितना डिमोटिवेट कर ले, अगर आपने उसको बाइन कर लिया, एंड ऑफ द स्टोरी। उसको बाइन नहीं करना, डिवाइन पे भरोसा रखना है और फिर रास्ते निकलेंगे। और उस सो कॉल्ड वीकनेस को उस ज़माने में, बॉलीवुड में क्या होता है, इंसान ब्यूटी देखता है, फिजिक देखता है। उस ज़माने में ये कदम उठाना, वन कॉन्फिडेंस। सर बोल रहे हैं गॉड्स ग्रेस कब आया? जब उन्होंने भगवान की वो दी हुई चीज़ को अपना लिया कि भाई ऊपर वाले तूने मुझे ये दिया है, किसी रीज़न से दिया होगा। तो वो जैसे ही अपनाया, रास्ते खुलते चले गए। ये बात आपने बहुत सही बोली। मैं एक बार इतना हताश हुआ था कि मुझे पैंट शर्ट पहनने का बहुत शौक़ था, और बचपन में मेरा पैर जो है टेढ़ा हो गया था, ऐसे हो गया था। तो चाल भी मेरी बड़ी कार्टूनी वाली चाल थी, लेकिन शौक़ होता था। जिसको अच्छा, जो भी अच्छा आदमी देखता था, हैंडसम आदमी देखता था, वो कैसे चलता है तो उसकी चाल ट्राई करता था कि मैं भी वैसे ही चलूं। तो मैंने पैंट शर्ट सिलवाई पहली बार, जब मेरे पैर का ऑपरेशन हो गया और सीधा हो गया तो। और पहन के मैं अपने मामा की दुकान पे गया। मामा के किताब की दुकान थी। तो ये मामा की दुकान है, यहाँ पे एक बनिया है और यहाँ पे एक डॉक्टर का क्लिनिक है। तो उस डॉक्टर का जो कंपाउंडर था वो आकर के बैठ जाया करता था। तो मैं जब पैंट शर्ट पहन के गया तो उसने मुझे देखा और बहुत बुरा मुंह बनाया और बोला कि ये क्या पहन के आ गए हो तुम, बहुत ही भद्दे लग रहे हो, मत पहनो ये सब तुम। वहाँ मुझे बहुत पहली बार, इतना लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे तो मुझे चोट नहीं लगती थी, लेकिन उसके कहने से मुझे चोट लगी। और वो तो अपना बोल के चला गया। तो मैंने बनिए से कहा कि यार जहर है तुम्हारे पास? तो कहता है कि नहीं हमारे पास तो नहीं है। कहता मंगा दोगे कहीं से? कहता अच्छा मंगा दूंगा, आप कह रहे हैं तो हम कब पैसा दे दूंगा मैं, तुम मंगा दो, कब? कल के परसों। तो बोला कि 2-3 दिन लग जाएगा। हम कब कहना मत किसी से, चुपचाप से हमको दे देना। हो गया। मैं परेशान रहा दिन भर, मतलब 4 बजे से मैं सड़क पे घूमते 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 रात के 8 बजा दिया मैंने। घर गया तो वो मेरे भाई हमारे बैठे थे माँ के पास।
तो मैं जैसे ही पहुंचा तो वो बहुत सरकास्टिकली पूछा उन्होंने, और जहर मिल गया? हमने कहा हैं? अच्छा। मम्मी बैठी हुई है, ये आदमी पूछ रहा है जहर मिल गया? बोल मर के मजाक उड़ा के डांट डूट के वो चले गए। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि देखो बेटा, एक तो हमारे मज़हब में ख़ुदकुशी जो है उसको गुनाह कहा गया है, वो गुनाह है। वो इसलिए कहा गया है कि ऊपर वाला किसी के लिए कुछ डिसाइड करके रखता है, और तुम अगर वक्त से पहले अपने आप को ख़त्म कर लोगे तो उसने जो डिसाइड किया है वो नहीं हो रहा है, उसकी सज़ा तुम्हें फिर मिलेगी। तो तुम्हारे लिए भी ज़रूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा उसने। ऐसे नहीं होता है कि भगवान इतना निर्दय नहीं होता है, तो तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा कुछ सोचा होगा। तुम ऐसी बातें मत सोचो, तुम अपना पढ़ो लिखो, जो तुम्हारे बस में है करो, कुछ बनो। तो माँ की बात हमें समझ में आ गई। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं मर गया होता तो बॉम्बे इंडस्ट्री बेचारी विदाउट लिलीपुट रह जाती। 100%। फ्रेंड्स, अगेन फैमिली सपोर्ट। किससे? माँ ने बोला और इतनी बड़ी बात बोल दी। हमें नहीं पता कि कौन सा इंसान हमें वो इनपुट दे सकता है जब हम अपने लोएस्ट फेज में चल रहे हों। तो अपने ऑप्शंस को ओपन रखो, मत घबराओ कि अगला क्या बोलेगा, क्या होगा। टॉक इट आउट। कहीं ना कहीं से भाई इंसान को ही जरिया बनाएगा ऊपर वाला, और वो मैसेज तुम्हें मिलेगा और वो फेज तुम्हारा क्रॉस हो जाएगा। स्टडीज़ बोलती हैं कि जो इंसान सुइसाइड करने की कोशिश करता है, सोचता है, उस वक्त उसको एक रे ऑफ होप मिल जाए तो फिर वो पोस्टपोन हो जाता है। तो आपको भी अपने लोएस्ट फेज में सिर्फ यही देखना है कि वो पोस्टपोन कर दो। आप कोई ऐसा काम ना करो जो आपको और नीचे ले जाए, बल्कि उस वक्त आप इंस्पिरेशन ढूंढो। अब सर ने कहा कि जब मैं दूसरों को देखता था तो मुझे भी दिल करता था ये पहनने का, करने का। दैट्स इंस्पायरिंग रादर देन सेइंग अरे मतलब भगवान ने तो मुझे ऐसा बना दिया, और विक्टिम प्ले और रोना धोना वोंट वर्क। सो गाइस, स्टे पॉजिटिव। सर, आज के ज़माने का एक क्वेश्चन है, लोगों को बहुत एंग्जाइटी रहती है क्योंकि नौकरी कई दफ़े चली जाती है, काम नहीं मिलता है, और उस वक्त फिर वो पिल्स लेना शुरू करते हैं और बहुत कुछ ऐसा काम करते हैं जो एक्चुअली और उन्हें नीचे ले जाता है। तो आपके ज़माने में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि भाई एक मैसेज भेजा और इंटरव्यू हो गया, और ये आपको तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती होगी कि रियल में जाके बात करें। तो पहली बात तो ये समझाइए कि उस वक्त काम होता कैसे था? जब फ़ोन नहीं था तो आपको काम मिलता कैसे था? इंसान जो है ना, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है, इंसान की सोच में, उसके कार्यशैली में भी परिवर्तन हो जाता है। हमारे ज़माने में टेलीफोन था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, पड़ोसी के पास फ़ोन था, तो दे के आते थे कि भाई ये वाले नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अब अगर फ़ोन आता था और पड़ोसी शरीफ है तो आके कहता था, अरे लिली तुम्हारा फ़ोन है यार। अरे तो पहले वैसा हुआ करता था। आजकल तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, और जो लोग टेंशन में हैं, टेंशन की वजह सिर्फ एक है, आज टेंशन ही में नहीं है लोग। आज सोसाइटी हमारी बहुत ज़्यादा निगेटिव होती जा रही है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। उसका कारण जो है मैं अपने वाली जनरेशन को समझता हूँ, क्योंकि एक चीज़ होती है कि ईश्वर ने आपको कुछ गुण दे के भेजा है, लेकिन हम जो हैं, हमारे पास वो गुण नहीं है, हम थोड़ा सा नीचे हैं, तो हम उस आगे बढ़ते हुए आदमी की कॉपी करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो गुण हो चाहे ना हो। और हमको जो कामयाबी नहीं मिलती है उसकी तरह, तो हम में एक निगेटिविटी आ जाती है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को बोलते देखता था, अपने बच्चे को कहते थे, पिटा के मत आना, तू शेर का पुत्र है, पिट के नहीं आना, मार के आना, पिट के नहीं आना। अब मैं ये सोचता था कि शेर कब से हो गया,
और या शेर कब इसके घर आ गया, ये शेर का पुत्र कैसे हो गया, वो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था। लेकिन ये निगेटिव थॉट है। आप गोरे हैं नहीं, और आप गोरे बनने के लिए दुनिया भर के क्रीम लगाए जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और जो भगवान ने आपको स्किन दिया है, आप उसकी बर्बादी कर रहे हैं। तो ये नकल जो है ना, और सेल्फिशनेस, आज समाज में सेल्फिशनेस के अलावा और कुछ रहा ही नहीं है। पहले जो लगाव था लोगों में, जो समझ थी कि हाँ भाई इनका लड़का अच्छा है, कोई बात नहीं, हमारा लड़का जैसा ऊपर वाले ने दिया है वैसा है, खुद से तो है नहीं वैसा। इंसान कुछ भी है खुद से नहीं बनता, खुद से एक ही चीज़ बनता है, या तो चोर बनता है खुद से, या तो मर्डरर बनता है, या फिर पॉलिटिशियन बनता है। तो आदमी जो है आज परेशान सिर्फ अपनी ही इच्छाओं की वजह से है। इच्छा जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ऊपर भी ले जाती है, और जो ऊपर नहीं जाते हैं वो बेस को ही इतना गंदा कर देते हैं कि पूरा समाज जो है वो दूषित हो जाता है। आज समाज दूषित ही इसीलिए है कि हम जो नहीं हैं वो बनना चाह रहे हैं। इसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे, अरे भाई उसने अच्छे से धो लिया होगा, तुम भी कभी धो देना। अब उसका साबुन छीन के तुम अपनी कमीज सफ़ेद करोगे तो ये तो क्राइम हो गया, ये तो फिर बुरी बात हो गई, गलत बात हो गई। हेल्दी कंपटीशन रखना है, हेल्दी कंपटीशन इज टोटली डिफरेंट थिंग। और खाली कंपटीशन रखना नहीं। और एक बड़ा सर ने जो पॉइंट बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि 10 लोग वो कर रहे हैं तो तुम भी वही कॉपी करो और वो करो। तुम्हारे में जो सेपरेट स्किल दिया है भगवान ने, उसको थोड़ा सा फोकस करके पहचानो, वही स्ट्रेंथ है, तो इट विल बी ईजी। चाहे क्योंकि किसी रीज़न की वजह से नौकरी गई है, किसी रीज़न की वजह से वो चैलेंज आया है, तो उस वक्त उस स्किल को पहचान के और फिर आगे मूव ऑन करने में सॉर्टेड। कई बार हमसे पूछते हैं लोग कि मेरा बेटा एक्टर बनना चाहता है, आप उसको क्या सलाह देंगे। हमने भैया पहले अपने बेटे को तो देखो, बेटे में सलाहियत दी है ईश्वर ने कि नहीं, उसको कलाकार बना के भेजा है कि नहीं भेजा है। आप ज़बरदस्ती बेटे को भेज रहे हैं और बेटा जो है बेचारा न उधर का रह रहा है न इधर का रह रहा है। तो पहले तो आजकल माँ बाप ही जो हैं वो ही ज़्यादा शौकीन हो गए हैं कि मेरा बेटे ऋतिक रोशन दिखे और मेरा बेटा सलमान खान दिखे, ये ना दिखे कि हाँ भाई राजेंद्र प्रसाद दिखे, सुभाष चंद्र बोस दिखे। इसका किसी को शौक नहीं है। सबको शौक है कि बस सलमान दिखे, शाहरुख दिखे, ऋतिक दिखे, अक्षय कुमार दिखे। अरे भैया हमारे इतने पूर्वज इतना अच्छा काम करके गए, तुम्हारी ज़िंदगी बना के गए, तुम्हारे समाज को सुधार के गए, तुम उनको वो नहीं बनना चाहते हो। क्या ज़रूरी है कि अक्षय कुमार ही बनो तुम सुभाष चंद्र बोस बनो, बापू बनो, कुछ बनो, ऐसा कुछ बनो। पेरेंट्स आपके लिए भी ये मैसेज है, इट इज़ गुड, हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा बहुत अच्छा करे, लेकिन वो बच्चे को भगवान ने क्या स्किल दिया है, क्या स्ट्रेंथ दिया है, उसमें ही रखोगे ना तो उसके लिए अच्छा है। ना कि एकदम कोई कंपटीशन में आके कि नहीं तुमको भी ये करना है। और ये बहुत छोटी एज से शुरू हो जाता है, तो बच्चा जब बड़ा होता है तब भी उसी मानसिकता के साथ जीता है कि हाँ अब मुझे यही करना है, क्योंकि पेरेंट्स का एक तरीके से दबाव था। सो पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल दैट आप कोई एडिशनल प्रेशर बच्चे पे ना डालें। ऑलरेडी उनके पास सोसाइटी इतनी बदल गई है, ऑलरेडी वो प्रेशर में। सर यहाँ से ना एक मुझे कनेक्टिंग क्वेश्चन पूछना है। एक जनरेशन ऐसी आ गई है, किसी का फॉल्ट नहीं है, लेकिन एक जनरेशन ऐसी आ गई है जिसमें उन्होंने हार्डशिप नहीं देखा। बच्चों ने, पेरेंट्स के पास भी जो कुछ पैसा था, हर पेरेंट जैसे करता है, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत किया, काफ़ी सुख सुविधाएं दी। अब बच्चे के साथ क्या होता है, काम नहीं कर पाता बच्चा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने में बहुत सारी मुश्किल आती है, खाना छोड़ना पड़ता है, नींद छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो काम नहीं कर पाते। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, एक जनरेशन ऐसा आ गया। अब वो बच्चे भी फंस गए हैं क्योंकि आश्रित हैं, कोई नहीं चाहता कि भाई कोई हमें दे पैसे और फिर हम जिए, तो वो बच्चे भी कंफ्यूजन में। पेरेंट्स के लिए भी एक डिसअपॉइंटमेंट है कि इतना करने के बाद भी ये तो कहीं नहीं पहुंचे। सब एक ही रीज़न है, सिर्फ एक रीज़न है, दैट इज सेल्फिशनेस, और कोई रीज़न नहीं है, रीज़न ही यही है। तो
तो वो क्या बात- करें अब? बस मेरा अच्छा हो, मेरा अच्छा हो, मेरा अच्छा हो। एक बार मुझे किसी फंक्शन में बुलाया गया था, बाल दिवस, बाल मजदूर दिवस मनाया जा रहा था। तो वहाँ स्वामी अग्निवेश, स्वर्गीय स्वामी अग्निवेश भी थे और भी लोग थे बड़े बड़े। तो मुझे भी बोलने के लिए कहा गया। तो तमाम मजदूर काइंड ऑफ बच्चे थे और भी लोग थे। तो मैंने कहा मेरे पास एक मंत्र है परेशानी से बचने का, हाँ जी। मानोगे बताऊंगा तो बोला सब हाँ हाँ। हमने कहा अपने बारे में सोचना छोड़ दो, दूसरों के बारे में सोचना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपना सोचते हैं। बिंदु का क्या हो रहा है, बिंदु के साथ क्या प्रॉब्लम है, हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो हम अपनी इतनी इंसान सारी कैसे- प्रॉब्लम है, अगले का क्या सोचे? क्यों नहीं सोचे? आप अगर सोचना शुरू, आप प्रैक्टिकली करके देखिए, सोसाइटी करके ये देखे एक्सपेरिमेंट कि अपने के अलावा अपना छोड़ करके अगर हम बिंदु ने खाना नहीं खाया है और मैं बिंदु को खाना खिलाता हूँ तो कोई दूसरा मुझे आके खिलाएगा जब मेरे व्हाट अ पास नहीं होगा पॉजिटिव तो। थॉट सर। तो आप अपने आप में अपना ही सिर्फ अपना सोचेंगे। समाज जो है, आप समाज में रहते हो यार, समाज में सब कोई ना कोई आपके साथ होता है, कोई ना कोई आपका दुख दर्द बांटता है। क्यों बांटता है वो? जब आपके लिए सोचता है तभी तो बांटता है। आप भी तो सोचिए दूसरे के बारे में। आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं, मेरा बेटा अक्षय कुमार बन जाए, लिली का बेटा ना बने, ऐसा क्यों? हाँ। तो आप सेल्फिशनेस, आज से समाज से सेल्फिशनेस खत्म हो जाए, समाज ब्यूटीफुल हो जाएगा। और ख़ास करके इंडिया, क्योंकि इंडिया की मट्टी में मासूमियत है, इंडिया की मट्टी में मोहब्बत है। हम लोग जो हैं अपने संस्कृति से, अपने संस्कार से अलग हो गए हैं। उसकी वजह है हम दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, दूसरे की नकल कर रहे हैं। बाहर बच्चों को माँ बाप छोड़ देते हैं, हम भी बच्चों को छोड़ दे रहे हैं। बाहर बच्चों को पिटाई नहीं होती है, हमने भी पीटना छोड़ दिया है। टीचर पे हम केस करने लगे हैं। पिटाई बहुत ज़रूरी होती है, ओके। बहुत ज़रूरी होती है पिटाई। पिटाई से क्या होता है, आपने जिस जगह गलती की उस जगह आपको चोट लगाई गई तो आपको वो गलती याद रहेगी कि हाँ यहीं पे चोट लगी थी, यहीं पे मारा था, तो हम पहले उस गलती को दूर करें। आप उसको तकलीफ ही नहीं दे रहे हैं। भगवान हमारे साथ क्या करता है, हमें याद दिलाता रहता है कि मैं हूँ। आप कुछ भी कीजिएगा, आप देखिएगा आपको कोई बीमारी हो जाएगी, बुखार आ जाएगा आपको। आपने कुछ गलत किया, आप प्रैक्टिकली देखिए, आपने कुछ गलत किया है, कुछ दिन के बाद आपको साइड इफेक्ट मिलेगा उसका। और ये सच्ची बात है, ये बाबा लोग नहीं बताएंगे, सिर्फ लीली बाबा बताएंगे। सो फ्रेंड्स, लुक एट दिस थॉट कि आपका कुछ भी चल रहा हो, सारे इंसानों का कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, लेकिन उस वक्त भी अगर आप ये थॉट रखें कि यार इसका मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज हर एक को भगवान ने कुछ तो दिया है अगले को देने के लिए, तो सोसाइटी कितनी अपलिफ्ट हो जाएगी, कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, रादर देन गेटिंग इनटू अ नेगेटिव कंपटीशन। सो लेट्स ऑल रिमेंबर दिस कि जो भी हमारे आसपास है, हम उसको अपलिफ्ट करने के लिए अपनी तरफ से क्या ऑफर कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। एक तरफ हम भगवान भगवान करते हैं, ईश्वर ईश्वर करते हैं, ये बाबा, ये भगवान, वो देवता करते हैं, लेकिन हम उन पे विश्वास नहीं करते। हम अगर उन पे विश्वास करेंगे तो हम अपना अमल जो है वो सही करेंगे। आप गलत करने लगते हैं, किसी का नुकसान पहुंचाने लगते हैं ये सोच करके कि मेरा नहीं हो रहा है तो इसका क्यों। उस वक्त आपको भगवान याद नहीं आता कि भगवान ने चाहा है तब तो उसका हुआ है, उसके चाहने से थोड़े हुआ है, और तुम्हारे चाहने से भी नहीं होगा तभी जब उसने चाहा। तो सर एक चीज़ बताइए, क्योंकि इतना स्ट्रगल आपने देखा, और तो कौन सी एक चीज़ हर इंसान में होनी चाहिए जो कि वो अपने लोएस्ट फेज में भी यूज़ करे और हाईएस्ट फेज में भी यूज़ करे कि एक ज़िंदगी ब्यूटीफुल तरीके से निकल जाए, ऐसे डिप्रेशन या ऐसा कुछ ना हो? सबसे पहले तो ईश्वर पे बिलीव करो और 24 घंटे में से कम 8 घंटा ये ज़रूर सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ
वो सिर्फ मेरे लिए फ़ायदेमंद है या सोसाइटी के लिए भी इसमें कुछ फ़ायदा है। अगर सिर्फ आप अपना सोच करके कर रहे हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट बाद में मिलेगा ही। आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपकी जीवनी चल रही है और उसके साथ साथ समाज का भी भला हो रहा है, तो आपको कहीं पे तकलीफ़ होगी ही नहीं। आपको अगर एक वक्त खाना नहीं मिलेगा तो भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी कि यार आज खाया नहीं मैंने, इस वक्त मैं भूखा रह गया। नहीं, आप सेटिस्फाइड रहोगे, आप खुश रहोगे। आप दूसरे को 2 रोटी भूखे को खिला के आपको खुशी होगी। तो हमने खुशी ही खो दी है। फ्रेंड्स, जो सर बोल रहे हैं ना, एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। सुरखाब टॉक्स अभी एक कोई चैनल नहीं बना है, बहुत रिसेंटली खुला है, और फिर भी एक फ़ोन कॉल पे सर ने बोला बताओ कहाँ आना है, क्या बात करनी है। अब देखिए सर को इससे क्या फ़ायदा होगा, उनके ऑलरेडी बहुत फॉलोवर्स हैं, और क्या सुरखाब टॉक्स इन्हें दे सकता है। लेकिन सर आए ये कह के कि हाँ, मेरा जो नॉलेज है, जो मैंने ज़िंदगी से सीखा है, वो मैं तुम्हारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेता हूँ। इट्स सच अ नोबल थॉट, एंड सर मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए। आयुष्मान भव। थैंक यू सो मच। दोस्तों, बहुत जीवन जीना लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है। कुछ कठिन नहीं है बाबा, बस अपने दिमाग को स्थिर रखो। कुछ कठिन नहीं है, और जो कठिन है, कठिनाई है जो आनी है, वो तो आएगी। आपके सोचने से, आपके रोकने से रुक नहीं सकती। जिस तरह मौत नहीं रुक सकती है, जैसे बीमारी नहीं रुक सकती है। हम लोग, ईश्वर बहुत चालू है, उससे सब चीज़ का रीज़न रख दिया है। अपने ऊपर कुछ नहीं है, हालांकि सब कुछ उसी का किया हुआ होता है, लेकिन अपने ऊपर नहीं। अरे भाई मर गया, कैसे मर गया? अरे कैंसर हो गया था ना, वो तो सड़क से पे गिर गया। अरे तुमने लिखी थी मौत उसकी वजह से, और बेचारा बदनाम हो रहा है कि सड़क पे कोठे से गिर गया। तो समझो, भगवान से पंगा मत लो। भगवान ने तुमको अगर घास खाने के लिए भेजा है तो तुम मटन मत खाओ, घास ही खाओ। So friends, we meet up again very soon with our next episode, and on a very positive note, again we will learn कि कितने भी limitations हो, कितने भी weaknesses हो, वो भगवान ने किसी reason की वजह से दिए हैं, और वो ही actually strength है। बस वो courage होना चाहिए उसको accept करने का और move forward करने का। मैंने, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने अभी एक शेर लिखा है कि भगवान की मर्जी के सिवा कुछ भी नहीं है, हम देते रहें अकल की कितनी भी दुहाई। ये सत्य है। हम लोग समझते हैं कि हमने, लोग क्या करते हैं जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मैं भूख मरा था, मैं फुटपाथ पे सोया था, मैं ये किया था, और जब फ्लॉप होते हैं, अरे यार भगवान मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा है। कुछ नहीं, डिसाइडेड है बेटा, जो डिसाइडेड है वो डिसाइडेड है। तुम कुछ भी करते रहो, लेकिन अपनी तरफ से जो भगवान ने थोड़ी सी जो बुद्धि दी है, उस बुद्धि का सदुपयोग करो, अपने आप सब ठीक रहेगा। बाबा लिलीपुट की जय। So friends, till the time we meet up again, always remember, talk it out, sort it out.